बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, एडवोकेट राना अली असगर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना एंड डॉटर्स लॉ एसोसिएट्स। हम पीपीसी का जो लेक्चर्स हैं वो सीरीज वाइज कंडक्ट कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो है वो सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 23 तक जो है वो कवर किया था, और आज हम इंशाल्लाह आगे इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगला हमारा सेक्शन जो है वो है सेक्शन 24, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। इससे पहले जो सेक्शन था उसके अंदर रॉन्गफुल गेन हमने पढ़ी थी कि गैर कानूनी तरीके से किसी बंदे ने इलीगली जो है किसी चीज़ को चीज़ जो है वो हासिल कर ली है। अभी नेक्स्ट 24 सेक्शन में वो डिसऑनेस्टली जो है उसको ब्रीफ कर रहा है कि डिसऑनेस्टली में कौन सी चीज़ फॉल करती है। हाउएवर, डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। इसके अंदर वो हमें बता रहा है कि अगर कोई आदमी किसी की ख्वाहिश के बगैर किसी भी गलत तरीके से रॉन्गफुली उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको हथियाने की कोशिश करता है, उस बंदे के साथ डील करके नीयत उसकी जो है उसके अंदर फतूर था कि इस बंदे को मैंने जो है वो गलत तरीके से इसकी जो जायदाद है, इसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसको मैंने लूटना है। तो अगर कोई बंदा इस किस्म का कोई जुर्म करता है तो वो सेक्शन 24 के तहत डिसऑनेस्टली के अंदर फॉल करता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 25 के अंदर बताया जा रहा है फ्रॉडुलेंटली, कि किसी बंदे से फ्रॉड करके जो हम उसकी जायदाद जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमें वो एक्सप्लेन कर रहा है। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली, कि एक आदमी जो है वो उसको ये कहा जाएगा कि उसने ये चीज़ जो है वो फ्रॉडुलेंटली की है। कैसे? इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, यानी कि इसके अंदर उसके नियत जो है वो उसको फ्रॉड करने के, उसके साथ फ्रॉड करने के अलावा कोई और नियत उसकी नहीं थी। तो अगर कोई बंदा इस तरीके से कोई काम करता है तो उसको कहा जाएगा कि ये बंदा जो है वो उसने इसके साथ फ्रॉडुलेंटली जो ये चीज़ है वो हासिल की है, उसकी नीयत स्वाय फ्रॉड करने के अलावा और कोई नहीं थी। नेक्स्ट सेक्शन 26, रीज़न टू बिलीव। इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि वो कौन सी रीज़न होगी जिसकी वजह से हम यकीन करेंगे, किसी के ऊपर यकीन करेंगे। ये भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि रीज़न टू बिलीव जो है एक्चुअली व्हाट इज दिस। तो इसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव, एक आदमी जो है उसको हम कहेंगे कि ये इसके पास यकीन करने की रीज़न थी। अ थिंग इफ ही हैज़ सफिशिएंट काज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, कि जब तक उस बंदे के पास जो है वो काफ़ी सारी जो वजह थी वो मौजूद थी कि वो बिलीव करे कि ये आदमी जो है मुझे वो सच बात कह रहा है, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो उसको हम जो है वो समझेंगे कि ये जो इसके पास ये जो रीज़न थी कि रीज़न टू बिलीव ये करेक्ट है। नेक्स्ट सेक्शन है 27, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, कि अगर किसी बंदे की कुछ प्रॉपर्टी है वो
उसकी बीवी की पोजेशन में है, उसने जो क्लर्क रखा हुआ है उसकी पोजेशन में है, या जो उसने मुलाजिम रखे हुए हैं अगर उसकी पोजेशन में है, तो वो क्या होगा। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सनस वाइफ, जब प्रॉपर्टी किसी बंदे के वाइफ के पास होगी, क्लर्क और सर्वेंट सर्वेंट के पास होगी, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के वजह से कि एक आदमी की प्रॉपर्टी है, उसने उसके देखभाल के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए अपनी वाइफ को दी हुई है, या कोई क्लर्क रखा हुआ है, या कोई मुलाजिम उसके ऊपर जो है वो तैनात किया गया है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, इट इज इन दैट पर्सन पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो वो पीपीसी के तहत उसी ही बंदे के कब्जे में तस्वर की जाएगी। यानी कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जनाब फलां आदमी जो है वो तो यहाँ पे रहता ही नहीं है, वो तो यूएसए में है, तो उसके मुलाजिम जो हैं वो इसकी फार्म हाउस को देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को, ज़मीन को देखते हैं, तो वो तो उसके पास तो इसका कब्जा ही नहीं है। इस चीज़ को, इस डाउट को क्लियर करने के लिए इस सेक्शन के अंदर हमें वो जो ये चीज़ बता दी गई है कि अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी उसकी वाइफ टेक ओवर कर रही है, क्लर्क कर रहा है, या कोई सर्वेंट कर रहा है, तो इट डजंट मीन दैट दे आर द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, but that will be considered the property of that person who has the ownership of that property. नेक्स्ट हमारे पास इसको एक्सप्लेन किया उसने, एक एग्जांपल जो है इसकी दी है, उसमें कहता है अ पर्सन एम्प्लॉय टेम्परेरली ऑन अ पार्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो आगे वो जो है मुलाजम की और क्लर्क की जो वजाहत कर रहा है कि अगर किसी बंदे को वक्ती तौर पे या परमानेंटली किसी बंदे ने अपने पास क्लर्क और मुलाजम रखा हुआ है जो उसकी प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर करता है, तो वो इस जुमरे में फॉल करेगा। ये ताकि इसमें क्लर्क और सर्वेंट की जो है वो डेफिनेशन वो क्लियर की गई है कि जो भी आदमी कोई अपने तौर पे नहीं कह सकता कि मैं उसका क्लर्क हूँ या मैं उसका सर्वेंट हूँ, जब तक किसी ऑनर ने ऐसे किसी आदमी को ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ उसको जो है वो ना रखा हो कि मेरी तरफ से आप ये चीज़ जो है वो देख लेंगे, उस वक्त तक और जिस बंदे को वो कहा गया हो वही बंदा उसका क्लर्क और सर्वेंट के जुमरे में आएगा, अदरवाइज दूसरे जो लोग हैं वो इस जुमरे में फॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 28 काउंटरफीट। काउंटरफीट में हमें वो बताता है कि ये काउंटरफीट जो है ये क्या होती है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resembling to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। कि अगर कोई काम, कोई बंदा जो है वो काउंटरफीट कर रहा है, उसका कोई काम कर रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको जिस तरीके से कहा गया है वैसे ही उसको वो काम करेगा, अपनी तरफ से वो उसका कोई नहीं कर सकता। इसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। दूसरी में एक्सप्लेन करता है, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल एन अदर थिंग, जब एक आदमी जो है वो दूसरी किसी चीज़ को बनाने के लिए उसको रिसेंबल करता है, एंड टू बैलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय, इट शैल बी presumed until the contrary is proved that the person
so causing the one thing to resemble the other thing intended. By means of that rebalancing to practice deceptions or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. तो ये जो है वो उसकी प्रैक्टिस में है। आगे इसका सेक्शन है 29, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट, बहुत ही अहम सेक्शन है कि कौन कौन सी चीज जो है वो डॉक्यूमेंट के जुमरे में फॉल करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of these means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. इसमें हमें ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट से मुराद सिर्फ ये पेज या ये जो चीज़ कापी वगैरह है यही सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, या किसी चीज़ के जो कंसर्न डॉक्यूमेंट होंगे वही नहीं है। डॉक्यूमेंट में सारे के सारे कागजात, पिक्चर्स, मार्क, बेशक वो किसी लकड़ी पे हों, पत्थर पे हों, गत्ते पे हों, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या किसी और सूरत में हों, जो भी रिटर्न में चीज़ होगी, चाहे वो किसी जगह पे किसी चीज़ पे रिट्रीव की हो, तो वो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में फॉल करेंगी और उसको एज ए डॉक्यूमेंट्री शहादत जो है एविडेंस के तौर पे हम उसको जो है वो लेंगे। और ये सारी चीज़ें, पिक्चर, तस्वीरें, मार्क, इनग्रेव्ड चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। इसमें सिर्फ जो कागज़ है, इसके अलावा चमड़े के ऊपर, गत्ते के ऊपर, हड्डी के ऊपर, पत्थर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, किसी भी जगह पे कोई चीज़ें जो इंडिकेट की गई हैं, जो मार्क की गई हैं, जो लिखी गई हैं, जो यहाँ वो जो है वह कुंदा की गई हैं या कोई तस्वीरें बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आती है, ताकि किसी को ये डाउट ना रहे। इसलिए सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट को जो है वो मुकम्मल तौर पे ब्रीफ कर दिया गया है। इसको आगे वो फर्दर एक्सप्लेन करता है। इट इज इम्मटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस। वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि इसका कोई मतलब जो है वो नहीं है कि वो किस मटेरियल के ऊपर था या किस सब्सटेंस के ऊपर जो है वो लेटर थे, फिगर थे, मार्क्स थे या फॉर्म थे, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके डॉक्यूमेंट पे कंसीडर जाएगी, बेशक वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए एविडेंस काउंट हों या ना हों, वो सारे के सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में फाल किए जाएंगे। एलिस्ट्रेशन में आगे वो हमें फर्दर इसके बारे में जो है वो ब्रीफ करता है। आ राइटिंग एक्सप्रेशन इज टर्म ऑफ अ कंट्रैक्ट, के राइटिंग में जो एक कंट्रैक्ट है, विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कंट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर किसी कोई एक कंट्रैक्ट किया गया है राइटिंग में, तो वो भी एज ए डॉक्यूमेंट, एज अ कंट्रैक्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। जो कोई हम बैंक का चेक जो है वो किसी से रिसीव करते हैं या देते हैं, जिसमें पे ऑर्डर वगैरह भी आ जाते हैं, वो किसी से हम रिसीव करते हैं या देते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आते हैं। पावर ऑफ टार्नी इज़ अ डॉक्यूमेंट, कि जो एक पावर ऑफ टार्नी है, जो हम पावर ऑफ टार्नी बनाते हैं, कि जनरली पावर ऑफ टार्नी जो है दो तरह की होती है, जनरल पावर ऑफ टार्नी और स्पेशल पावर ऑफ टार्नी। ये भी जो है वो भी एक डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आती है, इसको भी एक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। अ मैप और प्लान
which is intended to be used or which may be used as evidence। नेक्स्ट इसमें हमें वो बता रहा है कि कोई भी मैप, प्लान, कोई चार्ट इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट, कि कोई भी मैप होगा, कोई चार्ट होगा किसी चीज़ का वो इस्तेमाल करने के लिए, जो वो भी उसको भी एज ए डॉक्यूमेंट जो है वो लिया जाएगा। आ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज अ डॉक्यूमेंट, कि एक राइटिंग में किसी बंदे ने किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई डायरेक्शंस दी हुई हैं कि तूने मेरा ये फलाना काम जो है वो इस तरीके से करना है, तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आएंगी, वो भी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है। उम्मीद है कि इस सेक्शन की डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। मेनली इसको जो है सिर्फ एक ही चीज़ याद रखने के लिए काफ़ी है कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई चीज़ लिखी हो, इट डजेंट मैटर कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो सब्सटेंस थी, लकड़ी की थी, प्लास्टिक की थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, कुंदा किया हुआ था, या कोई मैप था, कोई प्लान था, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। आज के लिए ये लेक्चर इतना ही काफ़ी है। हमने सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट तक पढ़ लिया। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है लेक्चर में इससे अगले सेक्शन जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या बताया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है और आप लोगों की पसंदीदगी का पता चलता है। थैंक